नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से एक बार फिर रूबरू करवा रहे हैं। वो चाहे खबर राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी जानकारी, हर बड़ी खबर हम आपको देंगे, तो हो जाइए तैयार। वक्फ संशोधन विधेयक पर इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के बीच ही एक राय नहीं बन पा रही है कि उन्हें इसका विरोध करना है या समर्थन करना है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां एक और कांग्रेस और डीएमके ने संसद से पारित इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने विधेयक के खिलाफ सर्वोच्च अदालत नहीं जाने की बात कही है। हालांकि उद्धव सेना ने इस बिल का लोकसभा और राज्यसभा में पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अब पार्टी का कहना है कि उनके लिए ये फाइल अब बंद हो चुकी है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वो इस बिल को लेकर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के सदस्य भी थे। इस बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमने हमारा काम कर दिया है। जो कहना था, जो बोलना था, वो सब संसद के दोनों सदनों में हो गया। हमारे लिए ये फाइल अब बंद हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने वक्फ बिल को लेकर भाजपा की आलोचना की थी और इसे उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया गया एजेंडा बताया था। अपना पक्ष रखते हुए संजय राउत ने कहा था, वक्फ बिल का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सामान्य बिल है। अगर कोई इसे हिंदुत्व से जोड़ रहा है तो वो मूर्ख है। अगर इस बिल से कोई संबंध है तो इसका साफ मकसद है कि भविष्य में कुछ उद्योगपतियों के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना आसान हो जाए। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है और इसे राष्ट्रपति के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। लोकसभा में वक्फ बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट। वहीं राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट। राज्यसभा में वक्फ बिल के विरोध में बोलने को लेकर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत पर कटाक्ष भी किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत, इजराइल और वियतनाम के प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वार्ता निकट आ रही समय सीमा से पहले हो रही है, जिसके तहत अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो कई देशों से आयात पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भारत, इजराइल और वियतनाम के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं। अगर इसे लेकर बात बनती है तो आगामी 9 अप्रैल से लागू होने वाले टैरिफ पर रोक लग सकती है। ट्रंप की भारत, इजराइल और वियतनाम के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही ये वार्ता अन्य देशों के साथ इसी तरह की बातचीत का रास्ता खोल सकती है। चीन और कनाडा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो अमेरिकी आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर ट्रंप की टैरिफ नीति पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे एरिक ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने की कोशिश करने वाला आखिरी देश नहीं बनना चाहता। जो पहले बातचीत करेगा वो जीत जाएगा, जो आखिर में बातचीत करेगा वो निश्चित रूप से हारेगा।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये फिल्म देखी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं इस बात की पुष्टि की कि वो अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। एयरफोर्स वन में गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, टैरिफ को लेकर हर देश हमसे बातचीत करना चाहता है। यही हमारी खूबसूरती है कि हम खुद को ड्राइवर सीट पर रखते हैं जब तक वो हमें कुछ अच्छा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, टिकटॉक का ही उदाहरण ले लें। टिकटॉक के साथ हमारे सामने ऐसी स्थिति है जहां चीन शायद कहेगा हम एक सौदे को मंजूरी देंगे, लेकिन क्या आप टैरिफ पर कुछ करेंगे? टैरिफ हमें नेगोशिएशन पावर देता है। ऐसा हमेशा होता आया है। वक्फ संशोधन विधेयक भले ही संसद के दोनों सदनों से पास हो गया हो, पर इस पर विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। तमाम राजनीतिक दल इस विधेयक को लेकर विरोध जता रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खबर शेयर करते हुए लिखा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की ओर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। राहुल ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें लिखा है, संसद में वक्फ बिल के सफलतापूर्वक पारित होने के बाद आरएसएस का ध्यान कैथोलिक चर्च की भूमि पर चला गया है। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के वेब पोर्टल पर भारत में किसके पास अधिक भूमि है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस शीर्षक से प्रकाशित लेख में दावा किया गया है कि कैथोलिक संस्थानों के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है और इसे सबसे बड़ा गैर कानूनी भूमि स्वामी बताया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास कर दिया गया है। करीब 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े तो वहीं इसके खिलाफ 232 वोट पड़े। वहीं राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में काले बैज पहनकर विरोध प्रदर्शन करने वाले 24 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध करने के लिए गए थे। चौबीस लोगों पर कार्रवाई करते हुए 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है। शहर के पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की है जो विरोध करने के लिए मौके पर मौजूद थे। पुलिस की सौंपी गई रिपोर्ट के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया जिसमें उनसे इस मामले में आरोपी लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी 28 मार्च को मुजफ्फरनगर के अलग अलग मस्जिदों में रमजान के आखिरी शुक्रवार की नमाज के दौरान अपनी बाहों पर काले बैज पहने हुए दिखाई दिए थे। जिन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उनका कहना है कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने के लिए ही काले बैज पहने थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और न ही उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार करना है, साथ ही इसकी जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार की शाम को कोलंबो पहुंचे, जहां उनका विशेष स्वागत करने के लिए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात, स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिस्सा और मत्स्य पालन मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर समेत 5 शीर्ष मंत्री हवाई अड्डे पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत हुआ। स्वतंत्रता चौक पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। तो ये पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का चौथा अवसर था। इस बार पीएम मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से नवाजा गया। ये श्रीलंका सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने श्रीलंका के साथ विशेष मित्रता निभाई हो। श्रीलंका सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। ये श्रीलंका और भारत के बीच गहरी मित्रता और साझा मूल्यों को दर्शाता है। ये सम्मान इस बात की पुष्टि करता है कि भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि सच्चा मित्र है। भारत और श्रीलंका के बीच केवल कूटनीतिक संबंध नहीं बल्कि जमीनी विकास के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के किसानों के लिए भारत का सीधा सहयोग मिलेगा। उन्होंने इंडियन ओरिजिन तमिल समुदाय के लिए 10,000 करोड़ रुपए की आवासीय और सामाजिक योजनाओं की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर नए समझौते किए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ये द्वीपीय देश आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दे रहा है। 3 साल पहले श्रीलंका बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था और भारत ने उसे 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी थी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके 6 अप्रैल को ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा जाएंगे, जहां वो महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोनों नेता संयुक्त रूप से अनुराधापुरा में भारत की सहायता से तैयार 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इंडियन सिनेमा के दिग्गज एक्टर और फिल्म डायरेक्टर मनोज कुमार का शुक्रवार को निधन हो गया है। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। दिग्गज एक्टर ने 87 साल की उम्र में शुक्रवार सुबह 3:30 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली, जिसके बाद शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक्टर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार दोपहर 12 बजे विले पार्ले शमशान भूमि पर किया गया। अंतिम संस्कार से पहले मनोज कुमार का पार्थिव शरीर घर लाया गया था, जहां कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें आखिरी विदाई पर श्रद्धांजलि देने के लिए अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक, सलीम खान, अरबाज खान, प्रेम चोपड़ा जैसे तमाम सेलिब्रिटीज पहुंचे। अभिनेता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मनोज कुमार के अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अभिनेता की पत्नी शशि गोस्वामी अपने पति के पार्थिव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोती नजर आ रही है। वहां मौजूद हर शख्स पत्नी की इस हालत को देखकर परेशान था। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर मनोज कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नम आंखों से एक्टर को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही वो वहां सलीम खान से भी गले मिले। अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि वो भारत के विश्व कला रत्न हैं, वो भारत रत्न हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूं। वो हमारे बॉलीवुड के रत्न हैं और हमेशा रत्न बने रहेंगे। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए मनोज कुमार को 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने काम से उन्होंने सभी का दिल जीता। अपनी देशभक्ति फिल्मों के अलावा उन्होंने हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, हिमालय की गोद में, दो बदन, पत्थर के सनम,
नीलकमल और क्रांति जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में भी एक्टिंग की और उन्हें डायरेक्ट भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दंतेवाड़ा में कहा कि अगले साल तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने के कगार पर है। बस्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अगली चैत्र नवरात्र में लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा। दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वो दिन चले गए जब यहाँ गोलियां चलती थी और बम धमाके होते थे। इसलिए मैं एक बार फिर नक्सली भाइयों से आग्रह करता हूँ, जिनके हाथ में हथियार हैं वो और जिनके हाथ में हथियार नहीं है वो सब मुख्य धारा में लौट आएं, क्योंकि कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। शाह ने कहा कि जो 50 साल में यहाँ नहीं हुआ वो हमारे प्रधानमंत्री 5 साल में यहाँ देना चाहते हैं। मोदी सरकार में बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है और विकास का स्वर्णिम कालखंड देख रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि आज बाबू जगजीवन राम जी की जयंती है और मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों आदि के लिए काम किया और अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मां दंतेश्वरी की कृपा से उनका संकल्प पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आज बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई जारी है। हमें लगातार सफलता मिल रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने आरआरआर फिल्म के जरिए बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। इस फिल्म से उन्हें ग्लोबल लेवल पर पहचान मिली थी। RRR के बाद जूनियर एनटीआर देवरा नाम की फिल्म लाए थे, उसे भी काफी पसंद किया गया था। फिलहाल वो फिल्म वॉर 2 को लेकर चर्चाओं में है। इसके अलावा साउथ स्टार एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके पास 4 फिल्में पाइपलाइन में हैं। वॉर में जूनियर एनटीआर बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के सामने विलन की भूमिका में दिखाई देंगे। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच जूनियर एनटीआर ने अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है। तेलुगु सुपरस्टार पहले से 2 फिल्मों पर काम कर रहे हैं और अब उन्होंने 2 और नई फिल्मों का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी एक फिल्म के सीक्वल और एक अन्य फिल्म की पुष्टि की। इसके बाद माना जा रहा है कि वो रजनीकांत की फिल्म जेलर के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार के साथ काम करने वाले हैं। इस हिसाब से अब जूनियर एनटीआर के पास 4 फिल्में मौजूद हैं। हाल ही में जूनियर एनटीआर तेलुगु फिल्म मैड स्क्वायर के सक्सेस इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म देवरा के सीक्वल पर अपडेट दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2024 की उनकी इस हिट फिल्म का दूसरा भाग आएगा। इसके अलावा उन्होंने एक और एक्शन ड्रामा फिल्म पर बात की। वॉर 2 के जरिए जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू होगा। ये फिल्म इस साल 14 अगस्त को रिलीज होगी, जिसका डायरेक्शन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर प्रशांत नील की एक्शन ड्रामा फिल्म ड्रैगन की शूटिंग भी कर रहे हैं। वॉर 2 के बाद ये फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज की जाएगी। इसके बाद देवरा पार्ट 2 के साल 2027 में, जबकि नेल्सन और जूनियर एनटीआर की फिल्म के 2028 तक रिलीज होने की संभावना है। दर्शकों, हिंदी के खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।